जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये मॉडल सेट नंबर 3 है। इससे पहले मॉडल सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आकर आप देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में यो ह्यूम के द्वारा किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि इसका अध्यक्षता किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम। तो लाहौर अधिवेशन 1929 का प्रथम अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1936 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी बार की थी, और रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आया है गोलमेज सम्मेलन, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये लंदन में संपन्न हुआ था, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो के.टी. पाल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। पंजाब, असम, बंगाल और बिहार। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पंजाब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4वां प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें किससे निर्मित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्यक मुहरें किससे निर्मित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सेलखरी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। बनारस से, कौशाम्बी से, और 2 ऑप्शन है गिरिब्रज से और चंपा से। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ है, ये किस स्थान से संबंधित है? तो ये बनारस से थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर आया है जैन धर्म के तीर्थकर। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? तो टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकर का नाम जानेंगे। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और पहला तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे इसका प्रथम तीर्थकर। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? तो अजीतनाथ थे। तीसरा तीर्थकर तो शंभवनाथ। चौथा तीर्थकर अभिनंदन। इस प्रकार से 1, 2, 3 याद रखिएगा। उसके बाद 22, 23, 24 याद रखिएगा। अरिष्टनेमी थे जो कि 22वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर ये पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर जी थे। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर जी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भगवत गीता, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 7वां प्रश्न है कि बलवन का वास्तविक नाम क्या है।
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बलवन के वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर नाम आया है बलवन, तो बलवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बलवन के द्वारा एक नवरोज़ त्यौहार शुरू किया गया था जो कि पारसियों का नए वर्ष था। उसके बाद से बलवन के द्वारा जो चहलगानी है, चहलगानी जो कि 40 गुलामों का एक समूह का संगठन था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका अंत किसने समाप्त किसने किया था? तो बलवन ने किया था। 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं खिज़्र खां, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर सैयद वंश आया है तो थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश थे जो कि शासन किया था। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और 5वां था लोदी वंश। गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था गुलाम वंश। गुलाम वंश के कार्यकाल कब से तक? तो 1206 से लेकर 1290। सेकेंड था कौन? खिलजी वंश। तो ये 1290 से लेकर 1320 तक इसका कार्यकाल था, 1320। और इसका खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर पर कौन था? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक ये आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद आया था सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक शासन किया था? तो 1414 से लेकर 1451 तक कौन शासन किया था? किसका कार्यकाल था? तो सैयद वंश का था, जिसका संस्थापक खिज़्र खां थे। उसके बाद सबसे लास्ट था वो गुलाम वंश था, सॉरी गुलाम वंश नहीं, लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर और 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर और उसे मारकर और मुग़ल वंश का स्थापना किए थे। इसमें से याद रखिएगा जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है और सैयद वंश है, ये 4 वंश जो है ये तुर्क था। और लेकिन जो लोदी वंश था ये अफ़गान थे, याद रखिएगा। यहाँ से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है गुलाम वंश का क्योंकि ये सुल्तान को उपाधि धारण किया था। बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान को उपाधि धारण किया था जो कि 1229 ईस्वी में। उसके बाद से ये गुलाम वंश का जो पहला राजधानी था कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी बनाए थे लाहौर। लाहौर से दिल्ली राजधानी लेकर आए थे और ये 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या था? उर्दू था, अरबी था, फारसी था और हिंदी था। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फारसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय कहाँ थी? बताइए यहाँ पर तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र और सारनाथ। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पाटलिपुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर अशोक नाम आया तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक के द्वारा 14 शिलालेख स्थापित किया गया था, जिसमें कि 13वें जो शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था?
तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये जो स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग बताया जा रहा है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये भारत के 4 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है जो कि एक चतुर्भुज बनाता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ये 4 बड़े शहरों को जोड़ा गया है राजमार्ग के द्वारा और ये चतुर्भुज का निर्माण करता है, इसलिए इसे स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग का नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता है। कोलकाता भी आता है, मुंबई ये भी आता है और नई दिल्ली और चेन्नई, ये 4 महत्वपूर्ण शहर आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सुमात्रा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र से किस किस देश से भारत की सीमा टच करता है। तो देखिए यहाँ पाकिस्तान से टच करता है, फिर थोड़ा सा अफगानिस्तान, उसके बाद से चीन के बाद से यहाँ पर नेपाल के बाद यहाँ पर भूटान के बाद से यहाँ पर म्यांमार और म्यांमार के बाद से ये बांग्लादेश। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि म्यांमार के साथ अधिकतम कौन सा राज्य है जो कि सीमा साझा करता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि किस देश के साथ सबसे अधिक स्तरीय सीमा साझा करता है भारत, तो वह हो जाएगा बांग्लादेश। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो कि 3 क्षेत्र से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है त्रिपुरा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने कि रेगुन मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और झारखंड में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए रेगुर जो मिट्टी होती है इसका कलर कैसा होता है? तो काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस फसल के लिए, किस पौधा के लिए उपयुक्त मिट्टी रहती है? तो ये कपास उत्पादन के लिए ये जो मिट्टी होती है सबसे अधिक उपयुक्त होती है। याद रखिएगा। और ये सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे कम जल धारण क्षमता किसका कम होता है? तो बलुई दोमट का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से, अतिचारण से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो मृदा क्षरण होता है किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतुओं में, शीत ऋतुओं में, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आयन मंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल कितने मंडलों की संख्या है, तो 5 है। सबसे नीचा रहता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक, तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। सेकेंड में आता है संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ये 5 मंडल होता है। जो क्षोभ मंडल होता है जिसमें में वायुमंडलीय घटनाएं होते हैं, बादल होता है, वर्षा होता है, सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। संताप मंडल में ओजोन परत होता है और जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरण आती है उसे अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता है। जो ओजोन परत का ये काम है। ओजोन परत का अणुसूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। ये 3 ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है O3। इसका अणुसूत्र हो जाएगा। जो ओजोन परत होता है उसका मोटाई किसके द्वारा मापा जाता है, तो डॉप्सन के द्वारा उसका मोटाई मापा जाता है। ओजोन परत का क्षरण किससे होता है, तो CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा उसका नाश होता है, उसका क्षरण होता है। नेक्स्ट, जितने भी एरोप्लेन उड़ाया जाता है सभी के सभी संताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है दूरसंचार प्रणाली, तो ये आयन मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप से होती है, सूर्य से होती है, तारों से होती है और चंद्रमा से होती है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चंद्रमा से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो सिद्राबाग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उपराष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है, कर्तव्य क्या होता है, तो केवल सदस्यों का शपथ दिलाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका सही अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। 1947 में, बी है 1951 में, सी है 1956 और डी है 1966। बताइए यहाँ पर भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1956, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ प्रांत था जो कि भारत में मिलना नहीं चाहता है, वो अपना अलग प्रांत बनाकर अपना अलग देश बनाकर रहना चाहता था। उसमें से था एक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर वो अपना अलग राज्य का मांग करने लगा कि हमको अलग राज्य चाहिए। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किस राज्य का हुआ, तो वो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का हुआ। भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद से ये बात फैलने लगा धीरे धीरे सभी राज्य, और जैसे कि पंजाबी वाला अलग कहा कि हमारा अलग राज्य चाहिए, गुजराती वाला अलग कहा, बिहारी वाला अपना अलग कहा, भोजपुरी जो भाषा वाले हैं, उसके बाद से तेलुगु वाले अलग करने लगे। इस प्रकार से अलग अलग भाषा वाले अलग अलग बोलने लगे कि मेरा अलग राज्य चाहिए, हमारा अलग राज्य चाहिए। तो फजल अली आयोग के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1956 ईस्वी में 14 राज्यों का गठन हुआ। भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए और 3 वर्ष के लिए।
बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन है अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो वह था पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356। तो राष्ट्रीय आपात के लिए 352 और वित्तीय आपात के लिए 360। ये भी अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रिवेटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक और 9 माह तक। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 3 माह तक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है, जन्म दर से, जनसंख्या से, प्रति व्यक्ति आय से और राष्ट्रीय आय से। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राष्ट्रीय आय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पीसी महालनोबिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था ये किस मॉडल पर आधारित था, तो यही पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो जनता सरकार के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या था। गरीबों के खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, सी है व्यापारियों का अधिक मूल्य के लिए जाने का रोकना और डी है उपयुक्त में से सभी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल ही सही जवाब है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यही लक्ष्य था। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, ताम्र, शीशा, एल्युमिनियम और जस्ता। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शीशा, बिल्कुल ही सही जवाब है। और संचायी बैटरियों में कौन सी अम्ल होता है, तो संचायी बैटरियों में H2SO4 होता है। संचायी जो बैटरी होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रदरफोर्ड ने, बेकरल ने, बोर्ड ने और मैडम क्यूरी ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को और मैग्नेटिक ऊर्जा को। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मैकेनिकल ऊर्जा, बिल्कुल ही सही जवाब है, जिसको यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान आवेग पर हो, आवेग समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर और समान विभव पर हो। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं समान विभव पर रहेगा तो दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि जब कोई तरंग किसी दर्पण से परिवर्तित होता है तो उसका परिवर्तन आ जाता है, उसके किस में परिवर्तन आता है? आयाम में, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग में। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसके आयाम में परिवर्तन आ जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण, ध्रुवण के कारण और परावर्तन के कारण। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अब परिक्षेपण के कारण सुनहरी दिखाई देती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि आकाश में होने वाली अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सूर्य का अपवर्तन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे और वसा। बताइए 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लार है जो कि स्टार्च को पाचन में सहयोग करती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? जो पारा है जिसको तापमापी के रूप में थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, इसका किस कारण से, किस गुण के कारण इसका उपयोग करते हैं? तो इसमें उच्च चालन शक्ति होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन की, एल्युमिनियम की, चांदी की और निकेल की। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबे और टीन का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? इन दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रूडी गुलियानी थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि झांसी की रानी किसकी रचना है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दिनकर, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान और मैथिली शरण गुप्त। तो झांसी की रानी किसके द्वारा रचित है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि जिनटोइज्म धर्म मुख्यतः किस देश के लोगों द्वारा माना जाता है? इंडोनेशिया, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर सी बता रहे हैं जापान, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।